गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर जो वर्ण है ना हमारे वर्णमाला के, उनका जो उच्चारण स्थान है उसके बेस पे, यानी जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन का जो प्लेस है उस प्लेस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि जो वर्ण है, वर्णों को बोलते समय हमारा जो पूरा माउथ है, हमारा जो थ्रोट है, हमारी जो टंग है, हमारी टीथ हो गई, हमारे लिप्स हो गए, इन सब का यूज हो रहा है। तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण विभाजन। तो इसका मतलब है वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते हुए, अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन करते हुए, अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन करते हुए, इन सिंबल्स का प्रोनाउंसिएशन करते हुए हमारा मुंह जो होता है, हमारा जो माउथ होता है, वो हमारी क्या है, माउथ के अंदर के जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपका जो है कहीं ना कहीं क्या यूज कर रहा है, और उनको यूज करके क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका हमारे पास वर्णों का उच्चारण कर रहा है। तो इसमें हमारे पास है लगभग 9, कितने हैं, 9 है। और इन 9 में आपका हमें स्टार्ट करना है पीछे से, है ना। कहां से, हम कंठ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी थ्रोट से स्टार्ट करेंगे। थ्रोट से होते हुए हम आपका जो है कहाँ आएंगे, सीधा बाहर ओठों की तरफ आएंगे, नाक की तरफ आएंगे, और फिर आपका मिक्सिंग को देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है कंठ। कंठ का मतलब होता है बच्चों गला, है ना। कंठ का मतलब होता है गला, कंठ का मतलब होता है आपका गले से बोलने वाले, है ना। अब गले से तो देखो आवाज तो हमारी गले से ही आ रही है, थ्रोट से ही आ रही है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इन वर्णों को बोलते समय हमें लगेगा कि हमारा जो सबसे ज्यादा क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, या आपका जो सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है वो आपका किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे कंठ के ऊपर पड़ रहा है, हमारे गले के ऊपर पड़ रहा है ना। और ये जो कंठ्य से बोले जाने वाले हमारे पास वर्ण हैं, इन वर्णों को आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका पहली बात, हमारे पास 2 स्वर स्टार्टिंग के अ और आ। अब आप खुद देख लो कि अ और आ को बोल रहे हो तो अ और आ को बोलते हो आपके थ्रोट पे जोर पड़ रहा है, आपके गले पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका अह, तो अह जब करते हो तो जैसे खांसी होती है, नहीं होता, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, अ आ और अह यानी विसर्ग। उसके साथ अगर मैं देखूंगा तो क वर्ग के सारे वर्ण, और क वर्ग के सारे वर्ण के साथ हमारे पास एक और निकल के आ रहा है, इसको हम बेसिकली कंसीडर करते हैं किसमें, इसको हम कंसीडर करते हैं जहां पे मैंने कहा हवा बाहर निकलती है, यानी ऊष्म व्यंजन, है ना। या फिर आपका एक और नाम दिया था हमने ऊष्म व्यंजन के अलावा इसको, संघर्षी व्यंजन। तो इसका मतलब है कंठ में आपके प्रयुक्त होने वाले कंठ्य जो आपके हमारे पास वर्ण हैं, उन वर्णों में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर शिफ्ट होने वाले या शामिल होने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों में हम 2 स्वरों की बात करते हैं, अ और आ, ठीक है। एक आपका हो गया आपका हमारे पास कौन सा, ये है विसर्ग अयोगवाह। और उसके अलावा मैंने कहा क वर्ग के सारे वर्ण हैं, और क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5, ठीक है। तो क ख ग घ ड़, ये आपके हमारे पास हो गए 5, और एक हमने कहा इसमें आपका संघर्षी या फिर आपका ऊष्म व्यंजन, ये ध्यान रखोगे। अब क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे रट्टाफिकेशन करते हो। रट्टाफिकेशन क्यों करो, खुद देखो ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाथ लगाओ अपने आपका, और उसके बाद बोलना शुरू करो तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि कहाँ पे जोर पड़ रहा है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब यहां से हमारे पास तालव्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे तालव्य की अगर हम बात करते हैं तो तालव्य में क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, सबसे पहले तालु पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। तालु की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले टीथ आते हैं लिप्स के बाद, है ना। और लिप्स के ठीक ऊपर का आपका जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, मतलब जो टीथ होते हैं, है ना, जो दांत होते हैं, दांतों के ठीक अंदर से जो हमारा पार्ट होता है उसको हम तालु कहते हैं। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, तालव्य की अगर बात करनी है तो तालव्य में हम ये कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे जब हम किसी वर्ण को, किसी अक्षर को आपका प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उस टाइम पे आपके हमारे माउथ के अंदर टीथ के अपर पार्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, उस पार्ट को अगर टच करते हैं तो वहां पर आपका जो है बेसिकली हम उनको क्या कहते हैं, तालव्य आपका वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके और ऊपर जाओगे, अंदर जाओगे तो हमारे पास बिल्कुल सरफेस पे, छत पे जाओगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फिर मूर्धा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम तालव्य की बात कर रहे हैं तो तालव्य में हम कह रहे हैं कि हमारे पास कौन है। अब देखो तालव्य में हमारे पास आ गए, आ के बाद क्या आता है, ई आता है ना। तो देखो ई, है ना, तो ई बोलते हो तो आपका देख लो कि टीथ के ठीक ऊपर ई, ठीक है, ये आ गया। च, अब देखो यहाँ पे टच हो रहा है, ई और ई में तो टच जल्दी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन देखो च, छ,
ज, झ, ञ, ण, य, ठीक है, य और श। आप देख लो जहां भी आप इन वर्णों को बोल रहे हो, यहाँ पे आपकी टंग जो है बेसिकली किसको टच कर रही है, तालु को टच कर रही है, टीथ के अपर पार्ट को अंदर से टच कर रही है, टीथ के अपर पार्ट को, टीथ को नहीं, टीथ के अपर पार्ट को टच करने का काम कर रही है। तो ये हमारे पास हो गए आपके तालव्य। तो हम यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ई हो गए, ये दो स्वर हो गए, ठीक है। अब ये बताओ ये च, छ, ज, झ, ञ, ये क्या है, ये तो च वर्ग हो गया, है ना। तो च वर्ग के सारे वर्ण, और य और श, यह क्या है, यह आपका अर्ध स्वर में भी आता है, य और व, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आपका श, ये आपका कौन सा श है, ये आपका तालव्य तो है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मतलब इसको अगर तरीका मैं बताऊं तो देखो, कंठे में गला मैंने कहा आपका क्या है, हमारे पास क वर्ग के सारे वर्ण, तालव्य में हमारे पास च वर्ग के सारे वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण है, च, छ, ज, झ, ञ, ये ई आ गया, और य और श आ गया, ये दो हो गए। और आगे आओ, नेक्स्ट आपका मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य जिसको हम कहते हैं। तो मूर्धा की अगर हम बात करते हैं, तो हम मूर्धा की बात करें तो कंठ के ऊपर का, या फिर हम सीधा ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, टीथ है, टीथ के, ठीक है, ऊपर से अंदर का जो पार्ट है, यानी आपका जो सेंट्रल पार्ट है ना, यानी जो रूफ है, उस सेंट्रल पार्ट को टच करना है। अब इस सेंट्रल पार्ट को टच करना है, तो सेंट्रल पार्ट को टच करने वाले आपके जो हमारे पास वर्ण हैं, उन वर्णों में देखो आपका हमने आ पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, है ना। उसके बाद आता है री, तो री आप देख लो सेंटर पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, इसमें आपको बिल्कुल दिखेगा ट, ठ, ड, ढ और ये न, ठीक है। तो इसका मतलब है, आप गौर से देखो, हमने कहा था पहले क वर्ग, उसके बाद आपका कहा था हमने च वर्ग, फिर आपका आ गया तीसरे में ट वर्ग, ट वर्ग के सारे वर्ण आ गए, देखो ट वर्ग के सारे वर्ण, री, ठीक है। उसके बाद ये आपके ड और ढ, ये तो आपके बाद में ऐड हुए ना, पार्श क्या बोलते हैं इनको, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आपका र और श, तो र को हमने क्या कहा था, र हमारे पास था कौन सा, प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास श, ये आपका कौन सा, ये तो आपका ऑलरेडी हमने पहले ही बोला था कि मुर्दा ही है, और मुर्दा से याद रखना क्योंकि कई बार पूछता है, मुर्दा कटा फटा होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट। दंत्य, तो दंत्य का मतलब है जिसमें टीथ को टच करेंगे, है ना। अब टीथ को कौन टच करती है, जीवाई तो टच करती है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आपको गौर से देखना है कि जो हमारी ये आपका टंग है, ये किसको टच कर रही है, टीथ को टच कर रही है। तो हमने क वर्ग पढ़ लिया, हमने च वर्ग पढ़ लिया, हमने ट वर्ग पढ़ लिया, ठीक है। क वर्ग को हमने कहा था कंठ, है ना। उसके बाद आपका तालु पे आया, तो तालु में आपका मैंने कहा च वर्ग के सारे वर्ण, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आए, मूर्धा पे आए, मूर्धा पे मैंने कह दिया आपका कौन सा, ट वर्ग के सारे वर्ण। और अब आते हैं आपका दंत्य पे, तो दंत्य पे आपका हमारे पास त, थ, द, ध, न, ये कौन सा वर्ग है, ये त वर्ग है। तो त वर्ग के सारे वर्ण किस में आ रहे हैं, दंत्य में आ रहे हैं। और आप बोल के भी देख लो, त, थ, द, ध, न, है ना। आप देख सकते हो कि टीथ का जो आपका क्या है, हमारे पास बैक वाला पार्ट है, वो टच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ल और स, तो जिसका स में आपका टच नहीं हो रहा है दांत, इसका मतलब है उसका प्रोनाउंसिएशन, टंग जहां टच नहीं कर रही है टीथ को, इसका मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे ये ना, हम जनरली क्या बोलते हैं, स बोलते हैं, तो स में टच नहीं, स, ठीक है। तो टीथ को टच कराओ, टंग को, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। ल को तो हमने पार्श्विक भी कहा था, है ना, किनारे से निकलने वाला। तो ये हमारे पास आ गए एक पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब है यहाँ पे आपका लिप्स का यूज ज्यादा होगा, है ना। और ओष्ठ्य की अगर हम बात करते हैं, तो लिप्स में अपर लिपों और लोअर लिपों दोनों का यूज होने वाला है। अब देखो ये बड़ा आसान है ना। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी आपका मिलने से हो रही है, मैंने कहा ओठों के, और आपका जो मतलब ओठों का जो आपका क्या है, मेक है, उसके बेस पे हो रही है। अब आप इसको देख लो, आप ऊ बोलते हो, आप ऊ बोलते हो तो सर्किल बन रहा है ना। अब ये त में बन रहा था सर्किल, है ना। यहाँ पे री में बन रहा था सर्किल, नहीं बन रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किल बनेगा ऊ, ठीक है, ऊ, प, अब देखो पूरा आपका मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, प, फ, ब, भ, म। तो ये आपका हमारे पास हो गए ये वाले। तो यहाँ पे क्या हो गया, कचोटता प्यार मैंने कहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हमने ऊ तो हटा दिया, ये तो आपका स्वर हो गए। अब देखो फिर शुरू से आते हैं, सबसे पहला हमने जो पीछे पढ़ा इसको आते हैं, यहाँ पे देखो,
हमने कंठे में कहा था क वर्ग के सारे वर्ण, बाकी छोड़ दो अभी। तालव्य में मैंने कहा था आपका हमारे पास च वर्ग के सारे वर्ण, ठीक है। मैंने मूर्धा में कहा था आपके ट वर्ग के सारे वर्ण, मैंने दंत्य में कहा था आपके त वर्ग के सारे वर्ण। अब ओष्ठ्य में आओ, यहाँ पे प फ ब भ म, ये क्या है, ये प वर्ग है, यानी प वर्ग के सारे वर्ण आपका किस में आ रहे हैं, ओष्ठ्य में आ रहे हैं, ओठों में आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपका और साथ में उ उ, ये तो बहुत आसान है, वैसे भी आपका पूरा सर्किल बना रहे हैं उ उ, है ना। तो ये आपका उ उ, ठीक है, प फ ब भ म, ये हमारे पास क्या है, ओष्ठ्य है, ठीक है। दोनों ओठों का आपका यूज हो रहा है। नेक्स्ट आओ, नासिक्य। नासिक्य का मतलब है आपका नोज, है ना। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि टंग नोज को टच करेगी, है ना, लेकिन हम सीधी सी बात करेंगे कि हम उन वर्ड्स को पकड़ने, उन अल्फाबेट्स को पकड़ने वाले हैं, उन सिंबल्स को पकड़ने वाले हैं, उन अक्षरों को पकड़ने वाले हैं जहां पे ज्यादा आपका प्रेशर किस पे पड़ रहा है, नोज पे पड़ रहा है, जो साउंड आपका नोज पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो हमने कहा अंग, पीछे हमने लिखा था ना, ये क्या था, अयोगवा था ना। कौन सा अयोगवा था, अनुस्वार अयोगवा। तो अंग, आप देखो यहाँ पे आपका जोर पड़ रहा है। अब ये तो हो गया, हमने अभी तक कितने वर्ग पढ़े, 5। हमने कहा क वर्ग है, हमने कहा च वर्ग है, हमने कहा ट वर्ग है, हमने कहा त वर्ग है, हमने कहा प वर्ग है, 5 वर्ग है। तो 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण थे, 5 वर्ण थे। अब इन 5 वर्गों के आपका सबसे लास्ट वर्ण को पकड़ो, क वर्ग का सबसे लास्ट वर्ण कौन सा है, आप देख सकते हो, क ख ग घ ल, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोलो य, उसके बाद ण, उसके बाद न और म, बोल के देखो, बोलोगे तो समझ में आएगा कि हमारा जो प्रेशर पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, नाक के ऊपर पड़ रहा है, नोज के ऊपर पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इन को नासिक्य वर्ण कहा जाता है ना। तो हमने क्या कहा, उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इन 5 स्थानों को स्पर्श करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के साथ नासिका से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, यानी नोज से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नासिक्य कहते हैं। कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य की अगर हम बात करते हैं तो कंठ का मतलब है गला, और तालु का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे जो टीथ है उनका आपका अपर पार्ट, है ना, जो आपका पीछे से होता है, बैक से होता है। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा काम नहीं है करने के लिए। मैंने कहा कंठ तालव्य में आपका कंठ और तालु दोनों का आपका यूज होगा, दोनों का आपका ज्यादा यूज होगा। आप देखो हमारे पास 2 स्वर है, ए और ऐ, है ना, तो ये हमारे पास हो गए कंठ तालव्य। तो ए जब बोलते हो तो दर्द होता है ना यहाँ पे, और ऐ अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं तालव्य को टच करना, यानी आपका अपर पार्ट को टच करना। नेक्स्ट आपका कंठोष्ठ्य, कंठ प्लस ओठ, है ना, यानी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, कंठ यानी गले का और ओठों का यूज होने वाला है। तो ओ और ओ, ठीक है, यहां पे प्रेशर पड़ रहा है और बाकी आपका हमारे पास क्या हो रहा है, ओ में आपका देखो हमारा जो माउथ है वो आपका सर्कुलर हो रहा है। कई लोग आपका बेसिकली इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि हम इसको ओष्ठ्य में क्यों नहीं पढ़, ठीक है। तो ओष्ठ्य की अगर हम बात करते हैं पीछे, तो ओष्ठ्य में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे देखो ऊ है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें मिक्स मत कर देना, कई लोग क्या कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि दोनों यूज हो रहे हैं, कंठ और ओष्ठ्य। नेक्स्ट आपका दंतोष्ठ्य, दांत और ओंठ, है ना। दंतोष्ठ्य में आपका ज्यादा कुछ नहीं है, आपने अगर नाम पढ़ा होगा व का, व आपका हमने अर्धव्यंजन भी तो कहा था, है ना, अर्धव्यंजन। तो ये आपका व हो गया। और वर्त्य की बात अगर मैं करूं तो ये ग्रुप सी में किसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्त्य व्यंजन क्या होते हैं, है ना। तो वर्त्य व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका क्या कर रहा है, उच्चारण में जीवा के ऊपरी मसूड़ों को टच करने वाले व्यंजनों को हमारे क्या कहते हैं, हमारे पास वर्त्य व्यंजन कहते हैं। और बच्चों जनरली अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि मसूड़ों का जो आपका ऊपर है, दांतों के ऊपर मसूड़ा होता है ना, इसको बैक साइड से हम कह रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका तालव्य में तो आ गया, है ना। तो कंफ्यूजन करता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसने एग्जांपल दे दिए थे न, स, र और ल का। आप देख लो पीछे टच कर रहा है, तो ये उसने कुछ एग्जांपल दे दिए, तो उस एग्जांपल के बेस पे मैंने ये स्लाइड आपका बनाई है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो 9 ध्यान रखना है यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। अब इसको पकड़ने के लिए आपको ये चार्ट मैंने दे रखा है, इस चार्ट को पढ़ोगे, आप रोज पढ़ोगे, है ना। एक दिन में एक पकड़ लो, आज जैसे कंठे पढ़ लिया, तो ये नहीं है कि आप आ कर रहे हो। आप देखो इसको मैंने क्लासिफाई किया है स्वरों के अकॉर्डिंग, व्यंजनों के अकॉर्डिंग, अंतस्थ और उष्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं कंठे की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा स्वर में आ, ठीक है, व्यंजन में आपका क वर्ग के सारे वर्ण, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपका कोई नहीं है इसमें, लेकिन उष्म में आपका ह आएगा, ये आपके कंठे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका तालु यानी तालव्य जिनको हम कहते हैं, मैंने कहा ई, ठीक है। नेक्स्ट आपका च वर्ग के सारे वर्ण, उसमें य और श, य आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है ना, और इसको हमने आपका व के साथ जोड़ा था, हमने अर्ध व्यंजन भी तो कहा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका श, ये आपका कौन सा हो गया, तालव्य हो गया, और ये आपका तालव्य, ठीक है। ये आपके इस बेस पे क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाओगे।
यहां पे ये क्लासिफिकेशन खत्म नहीं होता, इस क्लासिफिकेशन से भी आगे हम आते हैं, ये और बड़ा सर दर्द है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने एक वर्ड यूज किया है कि किसके बेस पे, प्रयत्न के आधार पर, एफर्ट्स के बेस पे, है ना। कोई आपका, मैंने कहा, स्मार्ट वर्क करता है, कोई आपका बहुत लेबोरियस होता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके उन वर्णों की बात चल रही है जिनको बोलते समय हमें आपका क्या करने पड़ते हैं, कम आपका एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनको आपका हमें क्या करने के लिए, बोलने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, है ना। प्रयत्न ज्यादा करना होगा, प्रयत्न कम करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन लिखी है कि वर्णों के उच्चारण में मुंह से जो चेष्टा की जाती है, मुंह से जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपका प्रयत्न के आधार पर आपका व्यंजन। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये है 4, सघोष, अघोष, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो सघोष का मतलब क्या होगा, अघोष का मैंने सघोष का, है ना, सघोष। तो अच्छा एक बात बताओ, अ का मतलब मैंने क्या कहा था, नहीं, और घोष का मतलब क्या होता है, साउंड, यानी जिसमें आपका ज्यादा साउंड नहीं आएगी, ज्यादा हवा नहीं आएगी, ये भी कह सकते हो, है ना, हल्ला ज्यादा नहीं होगा। सघोष का मतलब है आपका खुद, जब हम सेंटेंस बात करेंगे तब आपका समझ आएगा, वर्ड बोलेंगे जब। अल्प प्राण महाप्राण, एक बात है, अल्प प्राण महाप्राण का मतलब क्या है, प्राण के लिए क्या चाहिए, हवा, और हवा नहीं है तो प्राण गए। तो या भी आपका अल्प प्राण में उनको जिनमें आपका सांसें कम दिख रही हैं, यानी आपका हमारे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो विंड है वो कम पास हो रही है, और महाप्राण में विंड आपका ज्यादा पास हो रही है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है ये। और इस क्लासिफिकेशन में आओ यहाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं सघोष, घोष के साथ, है ना। पहले नहीं करते थे कि हम कह रहे थे कि अशोका का नाम सुना होगा, हमने कहा उसने आपका धम्म घोषा और भेरी घोषा, है ना, जो बेसिकली आपका क्या था, भेरी थी, भेरी घोषा का मतलब होता है क्या, बेसिकली आपका बैटल के जो क्या ड्रम्स बजते थे। और धम्म घोषा का मतलब है कि धम्म यानी धम्म के आपके जो बेसिकली उसकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी की जो पॉलिसी थी। तो युद्ध में हल्ला होता है ना, तब कपाट भी होती है, उसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है सघोष। सघोष का मतलब है आप को बोलो नाद या कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब इस वाइब्रेशन में हम कह रहे हैं, सीधी सी बात है, स है, स का मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अ का मतलब होता है नहीं, तो स का मतलब होता है के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है जिन वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते हुए जो हमारे पास क्या है, जो आपका वोकल कॉर्ड्स है, स्वर तंत्रियां हैं, उनमें आपका क्या होगा, आपका वाइब्रेशन होगी, यानी कंपन होगा, उनको हम क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे या फिर घोष कहेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, नाद या कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जब आपका हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, किसी वर्ड को बोलते हैं, किसी अक्षर को बोलते हैं, किसी अल्फाबेट को बोलते हैं, तो बेसिकली वाइब्रेशन तो होता ही है ना। अब उसी वाइब्रेशन के बेस पे कह रहा है कि जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, उन वोकल कॉर्ड्स में अगर नाद हो रहा है, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो उनमें हम घोष सघोष कहेंगे। अब देखो इसको करना कैसे, इसको इसी तरह से करना है जैसे मैंने लिखा है। मैंने पहले लिखा है सभी स्वर, कितने स्वर होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, पीछे स्वर, बेटा सोमवार को ना मैं टेस्ट लूंगा तुम लोगों का, पूरी वर्णमाला का कम से कम 50 क्वेश्चन का सेट दूंगा, देखना कैसा क्वेश्चन आता है। हाँ भाई, स्वर तो बता दो यार, इतनी हद मत करो। अंग, है ना, अंग क्या है, अयोगवा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमारे पास 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इन 11 स्वरों में आपका प्रत्येक स्वर आपका किसको, सघोष को आपका रिप्रेजेंट करता है। अब इसने बोला जैसे आ, है ना, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं हम बोलते हैं आ ई, तो जोर पड़ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो आ ई उ, ठीक है, उ री ए ऐ ओ औ कह रहे। तो यहाँ पे आपके हमारे पास 11 स्वर बेसिकली क्या है, सघोषों में आते हैं। उसके बाद आते हैं प्रत्येक, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमने कहा प्रत्येक वर्ग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण, समझ रहे हो, यानी आपका वर्ग कितने हैं, 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही कहे थे 5 वर्ग, है ना। अब क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा और क वर्ग का पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा, यानी आपका क वर्ग के 3 वर्ण लास्ट वाले, प वर्ग के 3 वर्ण लास्ट वाले, च वर्ग के 3 वर्ण लास्ट वाले, ट वर्ग के, प वर्ग, सबके आपके 3 4 5 जो वर्ण हैं। तो टोटल अगर देखें तो मैंने कहा टोटल वर्ग कितने हैं, 5,
यानी क च ट त प, यही तो है कचोटता प्यार। मैंने कहा कितने थे, इंटू 5 था, कितने हो गए, 25 हो गई है। लेकिन मैंने कहा यहां पर सगोश में हमारे पास कितने होंगे, इंटू 3, कितने हो जाएंगे, 15, 15। अब ये 15 है कौन कौन से, ये 15 अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखे हैं भाई, क वर्ग के जो आपके लास्ट के 3 वर्ण है वो कौन से हैं, ग घ ड़ तो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास क्या है, क वर्ग के बाद आपका कौन सा आता है, च वर्ग, च छ ज झ ण य, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट ठ ड ढ ण, ये आपका जो है हमारे पास प फ ब भ म, ठीक है, ये आ गया ये वाला। और इसके बाद इससे ऊपर अगर हम देखते हैं तो कचोटता प्यार कहा था ना हमने, ठीक है। तो द ध त थ द द न, त वर्ग का आपका त थ द द, ये हमारे पास 15। तो अब क्या करना है, अब ये थोड़ी है कि इनको याद करोगे कि ग है, घ है, ज है, ज है, नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि हमने वर्णमाला में 5 वर्ग पढ़े, 5 वर्गों में 345 याद रखो, 345, 345 ही तो है। 345 का मतलब है कि क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, च वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का, प वर्ग का, सबके तीसरे चौथे पांचवें वर्ण कितने हो गए, स्वर 11 हो गए, और प्रत्येक वर्ण के आपके 15 हो गए। अब यहां से आपका आते हैं यहां पर य र ल व, ये भी 4 वर्ण है। ये कौन से वर्ण है, ऊष्म, संघर्षी, नहीं इससे पहले का, ये तो आप अंदर जा रहे हो उस क्लासिफिकेशन, उससे पहले का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्धस्वर तो हमने बाद में कहा ना कि 2 हैं अर्धस्वर, अंतस्थ व्यंजन है ना। तो अंतस्थ व्यंजनों में आपका य र ल व, ये सारे आपके किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। और एक और आ गया ह, ह आपका किसका, ऊष्म व्यंजन का, संघर्षी व्यंजन का एग्जाम्पल है, ये भी आ गया। टोटल कितने हो गए, ये 2 और 2 4 1 5, कितने हो गए, 31, 31। तो अब सवाल क्या आता है कि वर्णमाला के निम्नलिखित में से कितने वर्ण हैं जो सघोष हैं, वो लिखेगा 31 है, वो लिखेगा 30 है, वो लिखेगा 33 है, वो लिखेगा 25 है। तो ध्यान रखना, सघोष यानी आपका नाद कंपन वाइब्रेशन करने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों का टोटल नंबर कितना है, 31, 31 है। और इन 31 में आपका अब पूछेगा हो कि क वर्ग का कौन सा वर्ण है जो सघोष है, आप कहोगे तीसरा चौथा पांचवा, है ना। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये तो मैं वो बता रहा हूं कि ये इसके बेस पे पूछेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है यही लिख ले, वो तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो ये इसके लिए वर्णमाला याद होनी चाहिए आपको बस, लेकिन ये यहाँ पे लिखोगे नहीं, तुम की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए यही लिखना है, क्योंकि तभी तुम्हें वर्णमाला के बारे में पीछे सोचना पड़ेगा कि यार वर्णमाला में क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो ये यही लाइन लिखी है, ये वाली है ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। ये आपका एक पार्ट हो गया घोष में। अब आते हैं किसमें, ये था सघोष या घोष, नाद कंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। अब बिना वाइब्रेशन वाले बात अघोष, अ का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब है नाद या कंपन, जिसमें आपका स्वर तंत्रियों में, वोकल कॉर्ड्स में क्या नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रही। वाइब्रेशन तो होगी, बिना वाइब्रेशन को तो साउंड ही नहीं निकलती है, लेकिन कमर ज्यादा वाली बात है। तो अब जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए स्वर तंत्रियों में नाद या कंपन नहीं होता, या नाम मात्र का होता है या कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। जैसे अब रट्टाफिकेशन मत करना, पीछे बताओ कि पीछे हमने स्वर तो पूरे ले आए थे, तो स्वरों का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब बचे क्या, व्यंजन, व्यंजन सारे आए थे वहां पे, जो नहीं आए थे उनको पकड़ते हैं। अच्छा, क वर्ग के कौन कौन से वर्ण थे वहां पे, तीसरा चौथा पांचवा, है ना, क च ट त प, ये सब आपके जो वर्ण थे, इनमें आपका तीसरा चौथा पांचवा, तो बचा कौन सा, पहला दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण किस में आएगा, अघोष में आएगा। क ख, है ना, क ख के बाद ग घ ण, ट ठ ब प भ ब, जो क वर्ग के बाद आपका च वर्ग है, च छ ज झ ण, ठीक है। तो ये आपका जो है हमारे में, इनमें हम स्टार्टिंग के जो वर्ड है प्रत्येक वर्ग का, ये आपका देखो क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ, आप देख लो इनमें। और इसके बाद क ख के बाद ग घ, ज्यादा लग रहे ना, आपका एफर्ट ज्यादा लग रहे, तो यहाँ पे आपके पहले पांचवें वर्ग के दूसरे और पहला और दूसरा वर्ण जो बचे हुए थे, कितने हो गए, 5 वर्गों के 10 वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग का एक वर्ण। नेक्स्ट आपका, हमने आपका कहा था कि एक व्यंजन था य र ल व, ये किस तरह के व्यंजन बताए थे आपने अभी, अंतस्थ व्यंजन थे। तो अंतस्थ व्यंजनों में कुछ बचा था हमारे पास, नहीं बचा था। अच्छा ये बताओ कि अंतस्थ के बाद हमारे पास था ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कौन कौन से बचे उसमें, है ना, हाँ तो आ चुका है।
तो अब बचे हुए तीनों स हैं, ये तीनों स आ गए, है ना। ये आपका हमारे पास क्या हो गया, तालव्य हो गया, ये आपका मूर्धा हो गया, ये दंत्य हो गया, ये हो गया 3, तो टोटल कितने हो गए 13। ये किस में आते हैं, ये हमारे पास अल्प, ये अघोष में आते हैं, यानी जिसमें नाद कंपन कम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। अल्प प्राण और महाप्राण अच्छा, पहले में हमने सघोष में कितने वर्ण कहे थे, 31, है ना, 31 थे। ये देखो, ये बहुत कंफ्यूज करेगी, ये 31 है, कौन से, सघोष। अघोष में देखो कितने हैं, क्या फर्क है दोनों में, रिवर्स हो रहे हैं, 13 और कितने, 31। तो इससे भी कंफ्यूजन, इससे भी आपका याद कर सकते हो कि एक में अगर 31 है तो उसका जो आपका मतलब अपोजिट होगा, सघोष का मतलब, अगर मैं इसका विलोम शब्द लिखूं, सघोष का अघोषित तो होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सघोष में अगर 31 है तो अघोष में कितने होने वाले हैं, 13 होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ आओ नेक्स्ट पे, आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण, प्राण के लिए चाहिए हमें हवा, प्राण के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अल्प प्राण का मतलब है जिन वर्ड्स को बोलते हुए, जिन आपका अल्फाबेट्स को बोलते हुए, जिन वर्णों को बोलते हुए, जिन सिंबल्स को बोलते हुए आपका श्वास बल कम लगता है, यानी हवा आपका कम लगती है या हवा कम निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्योंकि हवा कम है इसलिए अल्प प्राण हो गया, यानी एफर्ट्स आपका फिर कम लगेंगे। यहां पे देखो सभी स्वर देख लो तुम, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ बोलते हो, री बोलते हो, तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो बहुत ज्यादा हवा नहीं दिख रही है ना। आपको लग रहा है अरे हो क्या रहा है, अभी देखना महाप्राण, जब ये अल्प प्राण के बाद महाप्राण पढ़ोगे तब तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 11 के 11 स्वर आपका क्या हो गए, ये आपका अल्प प्राण हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अल्प प्राण में उन वर्गों में जिनमें आपका उन अक्षरों को हमें पढ़ना है जो बेसिकली अल्प प्राण का हिस्सा है। अच्छा, पीछे जब हमने पढ़ा था, जब सघोष अघोष पढ़ा था, तो सघोष में हमने क्या पढ़ा था, 345, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 135, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण, यानी पांचवा वर्ण तो वैसे भी आपका कौन सा होता है, नासिक्य होता है ना, वो वाला, है ना। वो सारे किस में आ रहे हैं, वो आपका हमारे पास यहाँ पर अल्प प्राण में आ रहे हैं। आप देख सकते हो वहां पे लिखा है, ठीक है, क वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद आपका हमने कहा कौन सा, ये कौन सा, तीसरा, और ये पांचवा, यानी इवन के ऑड नंबर हैं सारे, 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के आपके सारे वर्ण आ गए प्रत्येक। उसके बाद आपका य र ल व, ये तो बहुत आसानी से बोल रहे थे, इनको तो हमने बेसिकली य और व को अर्धस्वर भी कहा था, ठीक है। तो य र ल व, इसमें कितनी हवा आ रही है, हमने र को कहा था प्रकंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, लेकिन हवा तो नहीं पास हो रही ना इतनी, ठीक है। ल को मैंने कहा था बैंड हो रही है हमारी टंग, लेकिन आपका जो है हवा जो निकल रही है वो हवा बाहर कितनी आ रही है तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पे आपका हमारे पास हो गए 4, यानी आपका कौन से, ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे पास, टोटल कितने हो गए, 30, ठीक है। तो यहां से कंफ्यूजन, फिर वो लिखेगा सघोष में कितने वर्ण आते हैं, वो लिखेगा 31, वो लिखेगा ऑप्शन में 13, वो लिखेगा 30। तो यहीं से फंस जाते हो तुम लोग कि यार 30 किस में थे, 13 किस में थे, 31 किस में थे। तो मैंने कहा जब हल्ला होना है तो सबसे ज्यादा लोगों का हल्ला होगा, यानी 31, है ना। अगर हल्ला कम करना है तो 13, ठीक है। यहाँ पे प्राण लेने हैं तो ज्यादा के लेने हैं, है ना, 30। और यहां से अब आते हैं आगे नेक्स्ट पे, ये आता है हमारे पास महाप्राण। महाप्राण का मतलब है डेफिनेटली आपका हवा ज्यादा, एयर ज्यादा, ठीक है। तो यानी आपका उन जिन वर्णों को बोलते हुए, जिन ध्वनियों को बोलते हुए हमें आपका ज्यादा क्या करनी है, हवा पास करनी है, ज्यादा विंड पास करनी है, ठीक है, वहां पर आपका ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण कहते हैं तो आप पीछे से जाओ फिर। अच्छा ये बताओ, जब मैंने अल्प प्राण पढ़े थे तो मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यही कहा था। तो बचा कौन सा था, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये बताओ, ये आया था वहां पे ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन नहीं आए थे, ऊष्म संघर्ष, देखो श, ठीक है। नेक्स्ट आपका स, ठीक है, स और ह, हवा ज्यादा पास हो रही है, तो ये आपका हमारे पास 4 आ गए, कितने हो गए टोटल, 14। ये हमारे पास किसमें, महाप्राण के एग्जाम्पल निकल के आते हैं, इनको आपको पढ़ना है। ये अभी बड़े आसान लगेंगे तुम्हें, लेकिन जब क्या हो जाता है, जब हम एग्जाम में आते हैं ना, तो एग्जाम में फिर आपका उस फेर में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देखो,
कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आपको वर्णमाला को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वर्णमाला याद होनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद आपका तो केवल माउथ का है चलाना कि कैसे आप किसी वर्ड को बोल रहे हो। और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन खराब है, तो अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करो सबसे पहले। किस चार्ट से? इस चार्ट से। ये जो चार्ट बताया ना मैंने आपको, ये वाला बता, पहले कंठ है तो गले का यूज, खासकर आपका गलती किस में करते हो? तालु में करते हो, ठीक है, और यहाँ पे मूर्धा में करते हो। इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, तो इस पे थोड़ा सा जो है काम करना है आप लोगों को। ये अगर कर लिया तो क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अलंत बाद में दिखाएंगे महाप्राण।